हमारे साथ में हमारे एक मेहमान भी आपसे कुछ देर में जुड़ रहे हैं, संजय चड्ढा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। संजय जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो आईआरसीटीसी का घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें अब आरोप तय हो चुके हैं लालू परिवार, लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ में, अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी? क्योंकि लालू यादव कह रहे हैं कि वो इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं और वो मुकदमा आगे चलाएंगे। लालू यादव स्वयं रेल मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के, उस वक्त का ये घोटाला है। और 2017, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 7 जुलाई 2017 में इसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया और उसी की परिकाष्ठा, उसी की जो कल्मिनेशन है वो चार्जशीट दायर हुई। और अब चार्जशीट दायर होने के पश्चात अब ये जो केस है इसमें चार्ज को बनाया गया है और उसमें चार्ज की, जैसा ऐसा होता है कि कोई भी अन्य अभियुक्त चार्ज को मना ही करता है जी, चाहे कोई भी। अब इसके पश्चात अब ट्रायल की बारी आएगी, जहां पे जो प्रोसिक्यूशन है वो पूरे प्रयास करेगा, प्रयासरत रहेगा कि किस प्रकार से उनको इस पूरे अपने एविडेंसेस, काफी लंबी चार्जशीट है, बहुत सारे एविडेंसेस हैं, वो सारे अब होंगे। और मुझे लगता है कई बार तो इसमें डे टू डे बेसिस पे भी ट्रायल होता है। तो एक और दूसरे पक्ष को भी उन तमाम सबूतों को निष्क्रिय करने का प्रयास करेंगे वो लोग चाहेंगे कि किस प्रकार से जो जितने भी ये सबूत है उनको धराशाही किया जाए, जबकि और तो ये एक प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दरमियान अब मुकदमा चलेगा, जिसमें कि कई पेशियों में लालू यादव को स्वयं भी हाजिर भी होना पड़ेगा, परिवार के जिन सदस्यों के प्रति ये केस है उनको इसमें हाजिर होना पड़ेगा। तो ये अब न्याय की प्रक्रिया है और जो क्रिमिनल लॉ का चक्र है वो अब चल चुका है, कहना होगा। शॉर्ट में यही कह सकता हूँ। संजय जी, अगर हम देखें तो लालू प्रसाद और उनके परिवार के पास में अभी इस समय क्या कुछ और ऑप्शंस मौजूद हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, इनके पास सबसे बड़ी जो ऑप्शन है वो ये है कि एक तो जैसा अभी बताया कि ट्रायल को फेस करें, और दूसरी ऑप्शन जो है वो इसी स्टेज पे इस चार्ज को चैलेंज करें हाई कोर्ट में जाके। और हाई कोर्ट में क्योंकि ये स्पेशल न्यायालय है जहां पे ये है, तो इसकी जो इसको क्वाशिंग करने के लिए भी जा सकते हैं और इस चार्ज को खंडित करने के लिए, इस चार्ज को समाप्त करने के लिए भी कोर्ट में अपना जा सकते हैं। और वहां पे वेरियस ग्राउंड्स होते हैं, उन पे उसको चैलेंज किया जाता है। अगर वो लॉ की परिपाटी पे खरे उतरते हैं तो उनको कोर्ट रिलीफ देती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं जी, कि एक बहुत ही ये जो स्थिति होती है कि जब कोई हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए या चैलेंज करने के लिए जाता है, तो एक बहुत ही माइन्यूटेस्ट नंबर के लोगों को रिलीफ मिलता है, क्योंकि कोर्ट जो है प्राइमा फेसी देखती है कि काम, क्योंकि ट्रायल हुआ नहीं है, कोई जो जमानत, जो एविडेंसेस हैं वो लीड नहीं किए गए हैं, कहां पे क्या दिक्कत है, ये अगर प्राइमा फेसी कोई चीज एविडेंट कर रही है कि ये नहीं है, तभी ऐसी परिस्थिति में ही रिलीफ मिलता है। तो संभावना उसकी बहुत ही कम होती है। ये मुझे मालूम है याचिकाकर्ताओं को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज की जानकारी होती है। लेकिन जैसा आपने प्रश्न पूछा, एकेडमिकली और लीगली दोनों तौर पे वो जा सकते हैं और इसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके की जानकारी हमें मिल पा रही है संजय जी, के लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं या फिर आप जो आरोप हैं, जो लड़ाई है, मुकदमा है, उसका सामना करेंगे। तो उसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम आरोप स्वीकार नहीं करेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आगे लड़ाई लड़ेंगे और ये मुकदमा हम चलाएंगे। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट बात है। आप अगर वो स्वीकार कर लेते हैं, इस चीज के दो ही जवाब हैं, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो केस का यही समापन हो जाएगा, अगले दिन उनको सजा मिल जाएगी। अब उनको तो ये तो 100% क्या 110% सब जानते हैं कि वो मनाही करते हैं, और क्योंकि मना करने पर ही ट्रायल आरंभ होगा। ये एक स्टेज है केस की। मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल लॉ जब होता है तो उसकी वेरियस स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज होती है एफआईआर के बाद, वो स्टेज होती है, उसमें प्रोसिक्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो अनुसंधान करते हैं, वो देखते हैं, उस पूरे केस को बनाते हैं, उसके एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं और केस की एक चार्जशीट दाखिल होती है।
ठीक है, अगर आपके आप पास चाहें तो संजय मैं जी 2 मिनट ले जी जी आपके पास संजय जी मैं वापस आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राजनीतिक नजरिए से काफी असर इस फैसले का आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने उन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको बीजेपी एनडीए इस बिहार के चुनाव में जोर शोर से उठा रही है। और ये एक ऐसा मामला है जिसमें पूरा लालू परिवार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और करप्शन का मामला है, यानी नौकरी के बदले एक तरह से जमीन लेने का जो घोटाला है उसमें आरोप तय हुए हैं। अब आगे ट्रायल होगा, क्या कुछ आगे प्रक्रिया चलेगी, लेकिन ठीक चुनाव के समय जब 6 तारीख को और 11 तारीख को मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, उससे पहले आरोप तय होना लालू प्रसाद और उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर निश्चित तौर पर बीजेपी को जो एक मुद्दा है उनका भ्रष्टाचार के की जो लड़ाई की वो बात करते हैं और आरोप लगाते हैं लालू प्रसाद के परिवार पर, आरजेडी पर, उसमें उस मुद्दे को एक धार मिली है। उस मुद्दे पर वो और ज्यादा मुखर तरीके से जनता के बीच जाकर लालू प्रसाद और आरजेडी के बारे में उन पर आरोप लगा सकते हैं कि देखिए अब एक और मामले में कोर्ट ने आरोप उन पे तय कर दिए हैं। ट्रायल होगा, आगे जो कुछ प्रक्रिया है कानून की वो लीगली वो तो चलेगी ही, लेकिन राजनीतिक मुद्दों के लिहाज से देखें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी को भ्रष्टाचार का जो एक मुद्दा है उस पर आरोप लगाने का और मौका मिला है, आरजेडी पर, लालू प्रसाद के परिवार पर, तेजस्वी यादव पर। और ये रणनीतिक लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो और मुखर होकर कह सकती है कि ये वही परिवार है जो कह रहा है कि जितनी नौकरी पूरे देश में नहीं है सरकारी, राज्य और देश मिलाकर उतनी देने की बिहार में वादा कर रहा है, तो क्या हर परिवार से एक जमीन भी लेने की मंशा है, जैसा कि हम देखते हैं कि काफी कुछ सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद को और उनके परिवार को घेरने का एक मौका बीजेपी को मिला है। बिल्कुल, और इस पे कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की भी हमलावर होती हुई नजर आएगी इस पूरे मामले को लेकर के। कुमार आलोक भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं जो इस वक्त बिहार में ही मौजूद हैं और वहां पर एक एक अपडेट हमारे तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कुमार आलोक, सीधे तौर पर अब ये सुनवाई के बाद में जो आरोप तय कर दिए गए हैं और अब आगे ये भी बताया जा रहा है कि मुकदमा चलेगा, इसका कितना असर वहां पर जमीनी स्तर पर हमें पड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि आप वहां पर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, जनता की नब्ज को समझने की भी आप कोशिश कर रहे हैं वहां पे, कुमार आलोक। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि चारा घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिससे लालू यादव का परिवार अभी तक उबर नहीं पाया है। आप जहां भी चले जाएंगे, चारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उस पशुपालन घोटाले को लेकर के ही लालू यादव की सत्ता गई और 15 वर्ष तक राज करने के बाद, सामाजिक न्याय के चैंपियन होने के बावजूद वो फिर वापसी नहीं कर सके। हालांकि बीच में महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ उनकी गठबंधन में 2-2.5 साल की सरकार चली, लेकिन लालू यादव की राजनीति पशुपालन घोटाले ने बिल्कुल ही डेंट लगा दिया। और उसमें जब अब चुनाव का मौका है और इस चुनाव के मौके में विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ा हथियार मिलेगा कि लैंड फॉर जॉब को लेकर के, कि किस तरीके से आपने ग्रुप डी की जो नौकरी है और उसके बदले आपने गरीबों से जमीन लिखवाई। अब आप सोच सकते हैं कि जो ग्रुप डी की नौकरी करेगा वो किसी अमीर घर के बाप का बेटा होगा नहीं, वो तो किसी गरीब घर का होगा। उसके जो भी कुछ भी डिसमिल जमीन होंगे और उस जमीन को बेच करके आपने नौकरी उसको दी, तो इस इश्यूज को हम समझते हैं कि अपोजिशन पार्टी इसको बहुत ही इस चुनावी मौसम में बहुत जोर शोर से उठाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका, और साथी शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर हमारे को समय देने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। नमस्कार।